घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इंदौर ट्रैफिक डीएसपी मिस्टर उमाकांत चौधरी सर, जो अलग अलग पोस्ट पर रह चुके हैं, अलग अलग विभागों में रह चुके हैं और स्पेशली कोरोना काल में सर ने और उनकी टीम ने जो काम किया है वो बहुत काबिल तारीफ है। अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हम फिर से नॉर्मल स्थिति में नहीं आ सकते थे। तो आज सर से हम जानेंगे उनके पूरे करियर के बारे में, साथ ही कोविड का टाइम कैसा रहा उस बारे में भी सर से जानेंगे। सर, आप अभी फ़िलहाल ट्रैफिक डीएसपी हैं इंदौर में, सारा कुछ आप संभाल रहे हैं, तो पुलिस में आने का मन आपको कैसे आया? ये आपका सोचना था कि मुझे पुलिस में जाना है या फिर फैमिली का कंसर्न था कि आपको ये करना चाहिए? देखिए, जब हम लोग एजुकेशन ले रहे थे उस बीच में हमारे कई सारे साथी स्पोर्ट्स से हम लोग जुड़े रहे हैं, और जब स्पोर्ट्स से आप जुड़े रहते हैं तो इस तरह की या फोर्स में या पुलिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए ये हम लोग सोचते हैं। फैमिली से मेरी कोई नहीं था पहले भी पुलिस में, मैं पहला व्यक्ति था जिसने इस डिपार्टमेंट को चुना। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत लकी रहा कि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसी के 5-6 महीने के बाद ही मुझे जॉब पुलिस डिपार्टमेंट में मिल गई और फिर लगातार हम इसमें काम करते हैं। जी, आपका शून्य से शिखर तक का सफ़र कैसा रहा? किस तरह से आपने ये पूरा टाइम बिताया और इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे जो आप हैं उसके लिए? निश्चित रूप से जो श्रेय हम कहेंगे तो जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो फादर मदर होते हैं, जो एजुकेशन हमें गुरुजन देते हैं, जो हमारे मित्र हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि सभी का कुछ ना कुछ योगदान इसमें रहता है। और जब हम जीवन में और आगे उन्नति करते हैं तो हर वो व्यक्ति जो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ा होता है और जिसका सहयोग हमें पूरे कैरियर में मिलता है, उस सभी का योगदान इसमें रहता है। तो मैं बहुत लकी रहा कि मुझे परिवार का भी बहुत सहयोग रहा शुरू से, और मेरे जो दोस्त रहे हैं, और लगातार मैं आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में आके अपने उन साथियों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो हम चाहे वो किसी फील्ड में हो या अभी नहीं हो, लेकिन मुझे वही पुराना समय जो दौर है उसमें जाकर जीना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे सभी गुरुजनों का, और ख़ास तौर पर जब मैंने अपनी जॉब पुलिस में स्टार्ट की थी तो मेरे सभी साथी अधिकारी और कर्मचारी जितने भी रहे हैं, सभी का निरंतर मुझे सहयोग मिलता रहा है। और विशेष तौर पर मैं ये मानता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा भी जो मीडिया का जो रोल है उसमें भी मुझे बहुत अधिक लोगों ने आगे बढ़ाने में योगदान किया है। और हमारे प्रशासनिक अधिकारी रहे हों, विभिन्न विभागों से समन्वय की स्थिति रही हो, तो सभी का लगातार मुझे सहयोग मिला है। कभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि जिसमें मैं ये कहूँ कि किसी ने मुझे सहयोग नहीं किया है। तो जब हम कुछ अच्छा पॉजिटिव करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि समाज के सभी वर्गों से आपको पूरा सहयोग मिलता है। आपकी जो पोस्ट है या कहें कि आप पुलिस हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी पर्सन को किन स्टेप्स से गुजरना होता है? क्या प्रोसेस होती है एजुकेशन से लेकर एक पोस्ट तक पहुँच पाने की? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के पदों के लिए अलग अलग तरह की परीक्षाएं होती हैं। अगर आप कांस्टेबल की बात करेंगे तो आपको 12th क्लास आप पास करके उसमें जा सकते हैं। अगर आप अधिकारी वर्ग में अगर आप सब इंस्पेक्टर सूबेदार की परीक्षा देना चाहते हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन के बाद आप तैयारी करें। जनरल नॉलेज की परीक्षा उसमें ख़ास तौर पे ली जाती है। हिंदी और इंग्लिश के थोड़े टेस्ट होते हैं। मैथमेटिकल भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होना चाहिए। और फिज़िकल एजुकेशन जो आप लेते हैं पूरे अपने करियर के दौरान, इसमें 5 तरह के इवेंट सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में होते हैं, जिसमें 100 मीटर दौड़ होती है, 1500 मीटर दौड़ होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक की स्पर्धाएं होती हैं। तो उनमें एक निश्चित मार्क रहते हैं कि उतने आपको लाने पड़ेंगे, उसके बिना आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो फिज़िकल जिस तरीके से पदों की उच्चता की ओर आप बढ़ेंगे तो फिज़िकल वर्क कम होता जाएगा और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका योगदान ज़्यादा रहता है। आप पुलिस अधीक्षक या IPS लेवल पे जाना चाहेंगे तो आपको PSC या UPSC एग्ज़ाम देके आप उसमें प्रवेश पा सकते हैं। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तरह की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। आपका शून्य से शिखर तक का सफ़र कैसा रहा और आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, जब से हमने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तो निश्चित रूप से सभी अधिकारियों का सहयोग हमें मिलता रहा है। जो मेरे साथी अधिकारी कर्मचारी रहे हैं उन सभी का सहयोग लगातार मिला है।
और जो पहले जो हमारा कैरियर था वो सूबेदार के पद से स्टार्ट किया था और बाद में फिर इंस्पेक्टर में प्रमोशन हुआ और देन 2015 से मैं डीएसपी के पद पे काम कर रहा हूँ और इसमें कई तरह के अधिकारियों के साथ हमें काम करने का मौका मिला, कई ज़िलों में हमें काम करने का मौका मिला, लेकिन सभी का सहयोग हमें लगातार मिलता रहा और उसी के कारण हम इस विभाग में लगातार एक प्रगति की ओर काम कर रहे हैं और समाज में कुछ अच्छा कर पाएँ इसके प्रयास कर रहे हैं। पुलिस बनने के लिए किसी भी पर्सन को किस प्रोसेस से गुजरना होता है? एजुकेशन से लेकर एक पोस्ट तक पहुंच पाने का क्या पूरा प्रोसेस होता है? देखिए, पुलिस में अलग अलग पदों के लिए परीक्षाएं होती हैं और समय समय पे राज्य शासन वो परीक्षाएं आयोजित करता है। जो पद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटा जिसको अगर हम कहते हैं, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, कांस्टेबल का जो पद है, उसके लिए आपको एजुकेशन 12 तक आपको करनी होती है और उसके बाद आप वो परीक्षा दे सकते हैं। उसमें रिटन एग्ज़ाम होता है जिसमें जनरल नॉलेज और हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा चैप्टर उसमें आता है और उसके साथ साथ आपका फिज़िकल जो गेम्स होते हैं वो उसमें दौड़ वगैरह और लंबी कूद और गोला फेंकी इस तरह की चीज़ें उसमें आयोजित कराई जाती हैं, तो उसमें आपका निपुण होना बहुत ज़रूरी है। और अब अगर आप बात करें उसके बाद तो सब इंस्पेक्टर सूबेदार का पद होता है, इसमें भी आपको परीक्षा आयोजित होती है। इसमें और थोड़े ग्रेजुएशन के बाद की जो चीज़ें हैं और उच्च स्तर की एग्ज़ाम इसमें होती है और उसमें आपको रिटन एग्ज़ाम जिसमें जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी चैप्टर उसमें रहता है। उसके अलावा आपको अलग अलग तरह के 5 स्पर्धाएं गेम्स की होती हैं जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक इस तरह की चीज़ों को आपको उसमें पार करना होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और उससे अगर ऊपर जाते हैं तो राज्य सेवा संवर्ग में वो पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति होती है जिसके लिए आपको पीएससी की परीक्षा पास करनी होती है और उससे भी ऊपर अगर आप पुलिस में आना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी फेस करके उसको पास करके आप आईपीएस बन सकते हैं। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तरह की परीक्षाएं आयोजित होती हैं। अपने करियर में आपने किस तरह के अप्स एंड डाउन्स को फेस किया? कभी कुछ नेगेटिव थॉट आया? इन सब से आपने खुद को कैसे बाहर निकाला? करियर में देखिए, पुलिस में जब हम आ जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम जो पहले की जिस तरीके से स्वच्छंदता से या खुलेपन से हम जी रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है और निश्चित रूप से समाज के लिए हमारा उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके कारण जो परिवार को या अपने दोस्तों को समय देने की जो पहले जो आदत थी वो कम हो जाती है और कहीं ना कहीं उसका असर भी हमारे निजी संबंधों पर पड़ता है। ख़ासतौर पे पुलिस के जो लोग हैं वो अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाते हैं, उनके बच्चों को जो समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं। उसके कई सारे रीज़न हैं, पुलिस बल की कमी भी है और लगातार जो कानून व्यवस्था की ड्यूटियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तो लेकिन हमारा दायित्व तो पुलिस विभाग के लिए है और समाज में जो चीज़ें गलतियां हो रही हैं या जो अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाने की जवाबदारी भी हमारी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने की जवाबदारी हमारी है। तो उस उत्तरदायित्व को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जो समय देने की है वो रहती है, लेकिन उसको मैनेज किया जाता है। समय समय पे छुट्टियां सभी अधिकारी कर्मचारियों को मिलती हैं और वीकली ऑफ भी बीच में अभी कुछ समय शुरू किया गया था। तो कोशिश यही की जाती है समय समय पे इस तनाव प्रबंधन के कोर्सेज भी हम लोग चलाते हैं ताकि वो एक समानता बनी रहे लोगों में, कहीं इस तरह का मन में ये चीज़ ना आए कि हम परिवार को या अपने लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं या किसी और तरीके से तनाव में हैं। तो अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं। पुलिस में जो व्यक्ति रहता है वो लगातार आए दिन ये चीज़ें देखता है, उससे 1 2 4 होने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। एक ट्रैफिक डीएसपी की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, किन चीज़ों को मैनेज करना होता है आपको? देखिए, ट्रैफिक डीएसपी का जो पद है वो पर्यवेक्षण का पद है। जो हमारे ट्रैफिक के थाना प्रभारी होते हैं या ट्रैफिक का नीचे जो अमला होता है, इंस्पेक्टर कहें, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल तक, वो अलग अलग जोन में अपने फील्ड में काम करते हैं। वो उनका काम किस तरीके से वो कर रहे हैं उसकी प्लानिंग करना, अदर डिपार्टमेंट से क्या हम और काम कराने होते हैं। जैसे मैं अगर रोड सेफ्टी की बात करूँगा तो रोड इंजीनियरिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसमें नगर निगम से या आईडीए से या पीडब्ल्यूडी से या नेशनल हाईवे अथॉरिटी से हमें बात करनी होती है, जो कमियां होती हैं उनको दूर करना होता है। साथ में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का जो पालन होता है वो हम कैसे अपने अधीनस्थ स्टाफ को देते हैं
और समय समय पे उनके वेलफेयर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी बातों को देखना, को कुल मिला के एक पर्यवेक्षण का काम जो है वो पुलिस अधीक्षक का होता है। अपने अब तक के करियर में आपने कहाँ कहाँ काम किया है, किन किन पोस्ट पर आप रह चुके हैं और आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक का अगर कहें तो कौन सा था? मैंने सूबेदार के पद पर नियुक्ति मेरी हुई थी 99 में। मैंने जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी से ट्रेनिंग ली। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को पहली पोस्टिंग मेरी खंडवा ज़िले में हुई थी। और खंडवा ज़िले में चूँकि जब आप बिल्कुल नए नवेले होते हैं पुलिस विभाग में, तो कई सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। तो वहाँ पे जो मेरे तत्कालीन अधिकारी रहे या मेरे जो साथी रहे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पूरा पुलिस विभाग में जो परिवीक्षाधीन अवधि होती है उसका काम सिखाया। उसके बाद में बुरहानपुर ज़िला जो नया ज़िला बना था, उसमें भी मैंने ट्रैफिक इंचार्ज के रूप में और आरआई के रूप में वहाँ काम किया है। और फिर बाद में मेरी पोस्टिंग नक्सलाइट में डिंडोरी ज़िला जो बालाघाट और जोन में आता है, उसमें भी नक्सलाइट में भी हमने करीब 2.5 साल काम किया है। और वहाँ पर भारत सरकार की ओर से आंतरिक सुरक्षा पदक भी मुझे प्रदान किया गया है। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग होशंगाबाद रही है, फिर मेरी पोस्टिंग देवास रही है, उज्जैन रही है। और सिंहस्थ के रूप में, सिंहस्थ के दौरान जो फायर डीएसपी के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला था, जिसमें बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। और उसमें गर्मी के दिनों में मई में आयोजित हुआ था और उस समय में फायर इंसिडेंट बहुत ज़्यादा हुए थे। तो 227 फायर इंसिडेंट हुए थे, जिनको हमने अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से काबू किया। और वो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि करोड़ों की भीड़ उसमें आती है और उस दौरान पे इस तरह के हादसों को रोकना बहुत ही अपने मन को भी सुकून देता है। और कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं। तो अभी मैं वर्तमान में पुलिस अधीक्षक यातायात के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ और साथ में मुझे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा क्राइम डीएसपी के रूप में भी काम दिया गया है। तो जो भी मुझे दायित्व मिलते गए उनका मैं निर्वहन करता रहा। इंदौर में रहते हुए आपने किन किन चीज़ों पर काम किया और अब जब आपने अपनी ये कमान संभाली थी इंदौर की, तब से अब में क्या क्या बदलाव आ गया उन सारी चीज़ों में? इंदौर में मैंने बताया कि मैं डीएसपी फायर सर्विसेज के रूप में मैंने 2016 से काम किया था, स्टार्ट किया था। उस दौरान सिंहस्थ में काम किया। उसके बाद जब यहाँ रहे तो पूरे मध्य प्रदेश का फायर का सेटअप है पुलिस का, उसको देखना होता था और मैं इकलौता वहाँ डीएसपी था। तो यहाँ इंदौर शहर में मैंने देखा कि पुलिस फायर सर्विसेज की स्थिति ये थी कि पिछले 40-50 साल से पुलिस फायर स्टेशन लगभग वही थे और शहर लगातार विकसित होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई और सारे जो व्यावसायिक संस्थान हैं वो बढ़ते रहे और फायर के इंसिडेंट बहुत अधिक होते गए। तो कहीं ना कहीं संसाधनों की उपलब्धता हमने देखी। साथ में जो सांवे रोड का फायर स्टेशन है उसको लेके प्लानिंग करके और शासन से वो पैसा सेंक्शन करा के उसको अपने सामने ही 8 महीने में स्थापित कराया। ये कहीं ना कहीं एक उपलब्धि के रूप में मैं मानता हूँ कि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग रहा और शासन के सहयोग से 8 महीने के अंदर एक नया फायर स्टेशन इंदौर को मिला, जो कि पिछले 30-40 साल से कभी भी इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो इस तरीके से उसमें काम करने का मतलब, जब मैं ट्रैफिक में जब मैं आया 2018 में यहाँ इंदौर ट्रैफिक में, तो कई सारी चीज़ें थी। बहुत सारी हमारी नई टीम यहाँ स्थानांतरित होकर आई थी। कई हमारे साथी डीएसपी या डीएसपी साहबान थे। तो ट्रैफिक एक बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इंदौर शहर एक बहुत विकसित और बड़ा शहर है और इसमें लगातार वाहनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 25 लाख के आसपास इंदौर शहर की आबादी है और जो ट्रैफिक का अमला उस समय हमारे पास था वो करीब 400 के आसपास था। तो उस बीच में काम करना, उसके लिए ज़रूरी था कि हम लोगों के सहयोग से काम करें। तो इसके लिए हमने ट्रैफिक के वॉलंटियर्स लिए और समाज के लगभग 730 से ज़्यादा संस्थाओं के साथ मिलकर हमने काम किया। और चाहे मैं महिलाओं की बात करूं, चाहे स्टूडेंट्स की बात करूं, चाहे यंग जो हमारे युवा साथी हैं या डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, लगभग सभी के साथ मिलकर हमने इंदौर शहर में ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर काम किया। और उसी का कारण है कि कहीं ना कहीं हम जो दुर्घटनाओं की संख्या जो पहले बहुत अधिक थी 2015 में, उसको कम करते हुए बहुत कम संख्या में लेके आए। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा इंदौर ट्रैफिक पुलिस को 2 बार पुरस्कार भी दिया गया है। तो सभी के सहयोग से ये चीज़ें हुई। इंदौर में रहते हुए कोई खास अभियान आपने इंदौर के लिए आपके नेतृत्व में चलाया गया है या आने वाले समय में चलाया जाने वाला है?
देखिए, कई बार ये होता था कि ट्रैफिक पुलिस को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप सड़क सुरक्षा सप्ताह एक आयोजित करके सप्ताह तक सीमित हो जाते हैं। जी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब भी हम आए तो लगातार, अगर मैं कोरोना काल को बीच में छोड़ दूं, तो उस बीच में हमने लगातार कुछ ना कुछ गतिविधियां ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके की हैं। चाहे जितने भी इंस्टीट्यूट हों, IIM से लेके किसी भी छोटे स्कूल तक, हमने हर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में जाकर लोगों को, बच्चों को अवेयर किया, उनको ट्रैफिक के बारे में बताया कि क्या चीज़ें हैं जो, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है, 1.5 लाख लोग हर साल हमारे देश में जान गंवाते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। तो ये वो छोटी मोटी बात नहीं है। जिस परिवार में ये पीड़ा जब होती है, वो परिवार इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। और गलतियाँ क्या होती हैं, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती, बहुत छोटी सी गलती होती है कि उसने हेलमेट नहीं पहना था, उसने ट्रैफिक का सिग्नल जंप कर दिया और दूसरे को हिट कर दिया। अभी देवास नाका की आप 3 दिन पहले की बात अगर देखें कि BRTS कॉरिडोर से मेटाडोर में तेज़ रफ्तार में 4:30 बजे सुबह टक्कर मार दी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो उस तरह की बहुत छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही दुखद होते हैं। उन बातों से बचने के लिए हमने लगातार अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 730 से ज़्यादा संस्थाओं के साथ मिलकर हमने पूरे इंदौर शहर में अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए हैं। अभी आने वाला समय जो है 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में भी हम लोग ट्रैफिक का एक मंथ पूरा आयोजित कर रहे हैं, जिसमें अवेयरनेस के विभिन्न प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। और ज़रूरत है कि मैं ये समझता हूँ कि चालानी कार्रवाई केवल इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम चालान में तो पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इंदौर ही करता है, लेकिन उससे भी स्थितियाँ सुधरती नहीं हैं। सबसे ज़रूरी है कि लोगों में ट्रैफिक सेंस डेवलप हो, लोगों को ट्रैफिक के बारे में जानकारी हो कि ये सारे नियम कायदे आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तभी जाके हम इसमें सफल हो पाएंगे। जी, आपने ट्रैफिक के नियम कायदों की बात की, तो जो इंदौर में नियम कायदे बनाए गए हैं ट्रैफिक के लिए, तो इंदौरियंस ने उन्हें कैसे अपनाया है? वो फॉलो कर रहे हैं? पहले से चेंजेस आया है चीज़ों में या नहीं? बिल्कुल, इंदौरियंस तो इस मामले में जिस तरीके से पूरे देश में स्वच्छता में इंदौरियों ने नाम कमाया है, तो अब उन लोगों में ही कंपटीशन हो गया। मैं जब कई बार हम अलग अलग संस्थाओं से या कई लोगों से जब बात करते हैं, तो उनके मन में भी ये चीज़ है कि हम जब स्वच्छता में इस तरीके से लगातार 4 साल से अपना इस आयाम पे पहुँचे हुए हैं, तो ट्रैफिक में हम क्यों नहीं पहुँच सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रैफिक के जो नियम बनाए गए हैं उसका सभी लोग पालन करें। उसके लिए कई सारे इंदौर के नागरिक हैं, जो युवा साथी हैं, कई बुजुर्ग हैं, वो सब आगे मिलके हमारे साथ काम करते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें सुधार हो रहा है। आने वाले समय में हम इंदौर शहर में बहुत सारे जो, जैसे कि 65 चौराहों के सिग्नल हमारे नए लगने हैं, जो ऑटोमेटिक सिग्नल होंगे, सेंसर बेस्ड होंगे। जहाँ का ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ का जल्दी छूटेगा। तो इस तरीके की जब चीज़ें हमारे पास, तकनीक का साधन भी बहुत ज़रूरी है। आने वाला समय जो है वो तकनीक के साथ हमें चलना होगा, उसकी जानकारी भी हमारे सारे अधिकारियों को रहना चाहिए। साथ में पुलिस में पारदर्शिता भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा कई बार होता है कि एलिगेशन बहुत तरह के लगते हैं पुलिस पर। उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को इस तरीके से रखें कि हमने अधिकारियों को वीडियो कैमरे दिए हुए हैं, बॉडी 1 कैमरा दिए हुए हैं कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, किससे क्या बात हो रही है, क्या बहस हो रही है, कौन क्या चीज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें एकदम सामने होना चाहिए। और चालानी कार्रवाई भी हम लोग अब ऑनलाइन लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चालान रिसीप्ट तो हम लोग ऑनलाइन दे देते हैं कई चौराहों पे। अभी हमारे पास 48 इस तरह के इक्विपमेंट हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर आप अपने घर से भी चालान बनना चाहें, अपने मोबाइल से भी चालान अपना भरना चाहें, उसकी फैसिलिटी भी इंदौर ट्रैफिक पुलिस आपको उपलब्ध कराने वाली है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम और अधिक अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जी, हाल ही में आपने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ ही हेलमेट की बात कही, जिसका लोग आज भी उपयोग नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं लोग उसको। तो आप कैसे अवेयर करना चाहेंगे लोगों को कि वो हेलमेट का यूज़ करें? देखिए, इस चीज़ के लिए कि मैंने जैसे पहले कहा था कि नियम तो बहुत सारे बने हुए हैं और उनके पालन कराने के लिए भी अलग अलग संस्थाएं हैं। इंदौर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना भी बहुत सर्वाधिक हेलमेट पे ही कर चुकी है और लगातार हम लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति को समझना होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि हर उस छोटे बच्चे को भी इस बात के लिए समझाइश हम लोग देते हैं जब स्कूलों में जाते हैं कि आप अपने फादर को, मदर को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ये ज़रूर बताएं कि अगर वो हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं तो आप उनको टोकें ज़रूर। तो जब समाज के बीच के लोग ही अपने लोगों को टोकेंगे
और उसके लिए अवेयर करेंगे तो बात मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ में लोगों को आती है, बशर्ते कि पुलिस इसके लिए ज़्यादा प्रयास करे। पुलिस अपना काम जो चालान बनाने का है या ट्रैफिक मैनेजमेंट का है वो करती है, लेकिन लोगों की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हेलमेट नहीं पहनने के कारण ही बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि प्लीज़ आप हेलमेट ज़रूर पहनिए और जब भी आप कार में जाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, ये आपकी सुरक्षा के लिए। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 कई बार बन चुका है, तो ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें कैसा है? देखिए, इंदौर जिस तरीके से लगातार प्रगति कर रहा है और इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने अमले को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि हमारा जो अमला है वो बढ़े, पुलिस का। तो हमारे पास अभी वर्तमान में 500 के आसपास पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं पूरे इंदौर ट्रैफिक में, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होता इतने बड़े शहर को मैनेज करने के लिए। तो हमने ट्रैफिक वॉलेंटियर्स की एक टीम तैयार की है और वो लगातार हमारे साथ मिलकर काम करेगी। साथ में ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक पार्ट होता है जिसमें कि मैंने बताया कि सिग्नल हमारे अच्छे हों, लेफ्ट टर्न हमारे एकदम क्लियर होना चाहिए और जो लाइनिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग है, ये ठीक होना चाहिए, सिग्नल सारे अच्छे तरीके से चलना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि आप एक चौराहे से निकले तो आगे फिर जाके आपको अगला चौराहा भी क्लियर मिलना चाहिए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें करनी होगी। साथ में ट्रैफिक एजुकेशन का एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि आप एजुकेट जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आप ट्रैफिक सेंस डेवलप कर पाएंगे। तो एजुकेशन पार्ट पे उस पर साथ में हमने अभी IIM जो हमारी संस्थान है उसके डायरेक्टर श्री हिमांशु राय सर की टीम के साथ हमने इंदौर पूरे शहर का एक सर्वे किया है और वो रिपोर्ट हमने शासन को सबमिट की है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से। उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे बस स्टैंड हमारे जो शहर के अंदर हैं, लोहा मंडी अंदर थी, इनका आगे कई शहर के बाहर हम ले जाएं ताकि जो ट्रैफिक का दबाव है वो कैसे हम कम कर सकें, उसके प्रयास निरंतर हम लोग कर रहे हैं। कोविड का समय सबके लिए बहुत कठिन रहा, तो इस समय में आपने किन किन चीज़ों को फेस किया, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए आपके? देखिए, जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो पुलिस के लिए भी एकदम नया चैलेंज था और हमारे कई साथी इसमें इसका शिकार भी हुए और ये एक ऐसा समय था जब पुलिस को अपना काम फील्ड में जाके करना था, क्योंकि पुलिस या 2-4 प्रशासनिक ऐसी संस्थाएं थी जिनको फील्ड में बाहर चलना था, बाकी सारे लोगों को हमें अंदर रखना था। लॉकडाउन जो किया गया था तो नाकेबंदी हम लोगों ने की जगह जगह पे, जो हमारे ऐसे शहर के पॉइंट थे सभी चौराहों पे, चाहे वो थाने की पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक की पुलिस हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, स्वास्थ्य का अमला हो, तो सब ने मिलकर एक अच्छे तरीके से काम किया। इसमें चुनौती हमारे लिए इसलिए ज़्यादा थी कि किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, कितने दिन में ये ख़त्म होगा, लेकिन लोगों की समस्याएं जो दैनिक जो ज़रूरतें होती हैं वो भी आवश्यक थी। एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया और अगर लोगों के पास राशन नहीं था, कई ऐसे बच्चे हमारे यहाँ फंसे हुए थे जो बाहर से पढ़ने आते हैं, तो उनके बीच में उनके खाने के लिए भी कोई चीज़ें नहीं थी। तो उसमें पुलिस ने फिर ये स्टेप लिया कि नगर निगम तो कर ही रहा था, लेकिन हमने अपने PTS में भी डेली 10,000 पैकेट बनवाए और हमारी जितनी भी मोबाइल्स चल रही थी, एक्स्ट्रा मोबाइल हमने चलाई हुई थी पूरे शहर में, तो उन मोबाइलों में हमने पैकेट रखवाए। माइक से अनाउंसमेंट लगातार हम लोगों ने किया कि अगर किसी को खाने की ज़रूरत हो तो वो कर सकता है। हमने अपनी हेल्पलाइन बनाई जिनमें लोग डायरेक्टली चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके हमें संपर्क कर सकते थे। तो लोगों को जो उनकी सुविधाएं, चाहे कोई ऐसा मरीज है जिसको तत्काल सहायता की आवश्यकता है तो एम्बुलेंस भेज के या डॉक्टर्स की टीम भेज के उसको सहायता दिलवाई गई। राशन के पैकेट हमने नगर निगम के सहयोग से लोगों तक, कई ऐसे मजदूर थे जो बाहर काम कर रहे थे, हमारे हाईवे पे जो ब्रिज वगैरह बन रहे हैं उनके बीच में भी हमने राशन के पैकेट भी पहुंचाए। तो लॉकडाउन का जो दूसरा दौर जब चला तो लोगों ने पैदल ही निकलना शुरू कर दिया दूसरे स्टेट से, खासतौर पर मुंबई, अहमदाबाद और कुछ ऐसे शहर थे जहाँ पे बहुत सारे मजदूर जो दूसरे स्टेट के, बिहार या यूपी के थे या मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के थे, उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। उस समय हमारे लिए और स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि उनको हमें एक तो रोकना है और इस संक्रमण को भी रोके रखना है कि कहीं वो संक्रमित होकर अपने गांव या शहर में जाके दूसरे लोगों को या अपने परिवार को संक्रमित ना कर दें, तो और साथ में उनकी सहायता भी करनी है। तो हम लोगों ने यहाँ जो जिला प्रशासन के सहयोग से जो कैंप बनाए गए थे उनमें उनको भिजवाया
और उनको खाने पीने और रहने की जो व्यवस्था हो सकती थी वो कराई। लेकिन इस दौरान बहुत सारी ऐसी पीड़ा की चीज़ें भी हमें देखने को मिली, शायद मेरे जीवन काल में मैंने ऐसी नहीं देखी हैं, कि जो गर्भवती महिलाएं वो पैदल जा रही हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नंगे पाँव। तो पुलिस ने न केवल खाना बल्कि हमने अपने लंगर शुरू कर दिए थे कि आप रास्ते में जा रहे हैं तो पानी और खाने की सुविधाएं, लोग पैदल नंगे पैर जा रहे हैं तो उनको चप्पल पहनाने की सुविधाएं, इस तरह के जो भी सहयोग पुलिस से सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से बन सकता था वो सारा सहयोग किया। इसमें ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक घटना ऐसी थी जिसमें कि सीमेंट कंक्रीट का मिक्सर था, उसमें 18 लोग उस छोटे से मिक्सर में लगातार जा रहे थे और 500 किलोमीटर वो चल के आए थे और वो लखनऊ तक और यहाँ से जाना चाह रहे थे। जब हमने उसमें निकाला, कुछ आवाज़ आई, हमारे अधिकारियों ने देखा, तो जब निकाला तो एक के बाद 18 लोग उसमें से निकले। बहुत ही पीड़ादायक था। कभी भी मानव परिवहन की ये भयावह स्थिति मैंने पहली बार देखी थी और उनकी जो मनोस्थिति थी जिस समय हमने निकाला था वो भी बड़ी खतरनाक थी कि वो किसी भी तरीके से अपने घर पहुंचना चाहते थे। उनको हमने 2 दिन यहाँ ठहराया, फिर बाद में प्रशासन के सहयोग से बस के माध्यम से उनको भेजा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिली जो जीवन में पहली बार देखी हैं और शायद अब आगे भी देखने को ना मिले। लेकिन यही रहा कि सबके सहयोग से ये चीज़ें नॉर्मल होती गई हैं। कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम संक्रमण को रोकने में जितना सहयोग कर सकते हैं उतना करें। थोड़ा सा पर्सनली क्वेश्चन है बट पूछना ज़रूर चाहूँगी कि अपनी ड्यूटी के साथ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली को टाइम दे पाना क्या मुश्किल होता है? और स्पेशली जब कोविड का टाइम था, उस टाइम ऐसा था कि आपको पूरा टाइम ड्यूटी पर रहना है, तो उस टाइम फैमिली ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? देखिए, मेरे लिए ये और ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ पुलिस में ही हैं। मेरी वाइफ भी इंस्पेक्टर हैं, वो यहाँ थाना प्रभारी हैं इंदौर में। तो बच्चे, मेरी 2 बेटियाँ हैं। अब जब इस तरह की चीज़ें आप न्यूज़ में देखते हो या सोशल मीडिया पे चलती हैं कि पुलिस वाले ही कई लोग संक्रमण का शिकार हुए, कई हमारे साथी इस दुनिया को अलविदा कह गए उसी दौर में लगातार अपनी सेवाएं देते हुए, तो कहीं ना कहीं परिवार में या अपने मित्रों के बीच डर का माहौल तो होता है। लेकिन उनको इस संक्रमण से हमें बचाना भी है, क्योंकि अगर हम खुद डेली घर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम ही खतरा है सबसे बड़े, क्योंकि हम लोग फील्ड पे थे। तो हम लोगों ने अपने पूरे अधिकारी कर्मचारियों के लिए रुकने की व्यवस्थाएं, सारे होटल्स, लॉज और जो धर्मशाला हैं वो रखी थी। और परिवार के बीच हम लोग 2-4 दिन, 8 दिन के अंतर में जाते थे। वीडियो कॉल की सुविधा या फ़ोन के माध्यम से उनको हम लोग संपर्क करते थे और सभी का सहयोग रहा और सभी ने उस दौर को एक तरह से हम लोगों को सहयोग किया कि नहीं, आप बने रहिए। जो भी चीज़ें हैं हमने पुलिस की अपनी ऐसी टीमें ही बनाई थी जो परिवार में जिसको जो आवश्यकता है वो टीमें जाके उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराती थी, क्योंकि सारे लोग वहाँ नहीं जा पाते थे। तो वो एक ऐसा दौर था जिसमें एक यूनिटी भी देखने को मिली और एक पॉजिटिविटी ये रही कि समाज में जो पुलिस की जो छवि जिस तरीके से डर की रूप में कई बार लोग लेते थे कि पुलिस पकड़ लेगी और ये हो जाएगा, तो वो उस छवि में बहुत अंतर आया है। लोगों ने पुलिस को अपने दोस्त के रूप में, सहयोगी के रूप में लिया है। तो ये कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में एक पॉजिटिव रोल पुलिस का जो रहा है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि पुलिस आपकी सहयोगी है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सहयोग के लिए बनी है। पुलिस में होने के अलावा क्या आप किसी और क्षेत्र में भी रहे हैं? जहाँ तक हमारी जानकारी है तो म्यूजिक, मस्ती, एंटरटेनमेंट और अल्फा कम्युनिकेशन से आप जुड़े रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या वर्क है? नहीं, मैं पहले ऐसे तो कोई इंस्टीट्यूट से लगातार ऐसे नहीं जुड़ा, लेकिन जो पुलिस विभाग या किसी भी प्रोफेशन के अलावा जो आपके पर्सनल हॉबीज़ होती हैं उसमें म्यूज़िक ज़रूर मेरी हॉबी में रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जीवंत रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जो चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो, पुलिस में तो ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि आप अपनी हॉबीज़ को ज़िंदा रखें और इसमें म्यूज़िक का बहुत अहम रोल है। साथ में जब भी मौका मिलता है तो फैमिली के साथ वैकेशन पे हम लोग बाहर जाते हैं और परिवार के साथ जितना समय बिता सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी रहते हैं। तो अपने आप को फिट रखना, हेल्दी रखना और पॉजिटिव रखना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से जुड़े रहें ताकि समाज में जो हमें आगे सेवा करनी है वो अच्छे से हम कर पाएँ। आप समाज का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, तो आपको समाज में होने वाली चीज़ें काफ़ी पास से देखने को मिलती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो अब भी हमारे समाज में किन बदलावों की ज़रूरत है?
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज में हर नॉर्मल व्यक्ति नहीं देखता है, कि हमारे समाज के अंदर ही जो सबसे ज़्यादा कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं का, लड़कियों का, छोटी बच्चियों का जो शोषण है वो हमारे अपने ही लोग बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये चीज़ें जब पुलिस, तो ऐसा है कि उसके सामने सारी चीज़ें निकल के आती हैं, तो हमें बदलाव लाना होगा, हमें हर बात के लिए अवेयर लोगों को करना होगा। अगर मैं बचपन से कहूँ तो हमारे बच्चों को, बच्चियों को ये जानकारी होना चाहिए कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, गुड टच, बैड टच। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, एजुकेशन पार्ट में हम हर एजुकेशन को शामिल करें, चाहे वो यौन शिक्षा की बात हो, चाहे अपराधों की बात हो, चाहे साइबर क्राइम की बात हो, चाहे हमें क्या हमारे उत्तरदायित्व है समाज के लिए, इन सारी चीज़ों का समावेश और उनकी जानकारी उनको होना चाहिए। तभी व्यक्ति अपनी आवाज़ उठा पाएगा। अगर उसके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो रहा है, आप अभी लगातार देखते होंगे कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर के माध्यम से आप देखते हैं कि फेक प्रोफाइल आपकी बना लेते हैं लोग, या आपकी फ़ोटो एडिट करके वो अश्लील फ़ोटो के जरिए आपको ब्लैकमेल करते हैं। फिर कई बच्चियां तो ऐसी हैं जिन्होंने आत्महत्या तक कर ली। तो इस तरह के अपराध समाज में होते हैं, और उनके बारे में जानकारी जब हम हमारे बच्चों को बचपन से ही होगी, तो कहीं ना कहीं वो उस बात को समझेंगे और क्या गलतियां हमें नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी वो अवेयर रहेंगे। तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि हम इस बारे में उनको शुरू से बारीकियां बताएं, कि कोई भी बात होती है तो वो छुपाएं ना, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने जो भी उनसे नज़दीक हैं उन सब लोगों को इस बारे में बताएं, तो कहीं ना कहीं हम इन अपराधों को रोक पाएंगे। अपने करियर के इतने एक्सपीरियंस के बाद आप युवाओं को क्या कहेंगे कि वो किस तरह से खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हैं और समाज के लिए एक बेहतर व्यक्ति बनकर कुछ अच्छा कर सकते हैं? हमारा देश पूरा युवा देश है अभी, तो युवाओं का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैक्सिमम जो युवा हैं वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने सपने जो वो लेके आते हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं, और समाज में जो योगदान है बहुत अच्छे से वो दे रहे हैं। लेकिन जो अभी नशे का जो कारोबार चल रहा है, हम लोग इंदौर शहर में या पूरे मध्य प्रदेश या देश में देख रहे हैं, तो नशे की लत भी एक ऐसी है जो युवाओं में सर्वाधिक है। अगर मैं ट्रैफिक के नज़रिए से बात करूंगा कि जो जोश है, युवा जोश है, उसमें सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वो इस बात को भूल जाते हैं कि जोश में होश खोने वाली बात होती है, कि वो स्पीड को ही सब कुछ समझ लेते हैं। हो सकता है शायद वो बचपन से वीडियो गेम खेलते आ रहे हों, लेकिन इसमें कोई लाइफ लाइन नहीं होती है। तो ये बात हमारे युवाओं को समझनी होगी, और ये समझना होगा कि जो परिवार है, जो अपब्रिंगिंग उनकी की गई है परिवार के द्वारा, कितनी मुश्किलों से, कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक स्थितियां भी वैसी नहीं होती हैं, फिर भी आपके लिए माँ बाप कितना कुछ करते हैं। तो आपको उस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपकी छोटी सी गलती उस पूरे परिवार को शून्य पे ले जा सकती है। तो आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए स्वयं सुरक्षित रहें, और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें, और जो गलत काम हो रहे हैं उसके बारे में जो संस्थान हैं, जो पुलिस है, उनको लगातार सूचना देते रहें और सहयोग करते रहें। मिस्टर उमाकांत चौधरी सर ने, जो ट्रैफिक डीएसपी हैं इंदौर, और कई सारे पद भी साथ में संभाल रहे हैं, हमें कई सारी बातें बताई। कोविड काल कैसा निकला इस बारे में भी सर ने बताया, साथ ही युवाओं के लिए सर ने संदेश दिया है कि खुद को पॉजिटिव रखें, गलत चीज़ों से दूर रहें, गलत होता देख रहे हैं तो उसके खिलाफ ज़रूर बोलें। पुलिस और प्रशासन हमेशा आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.